साथियों, इस वीडियो में हम आप लोगों को जो IRRB होता है, एक रिस्क मैनेजमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। IRRB इंटरेस्ट रेट रिस्क बैंक इन द बैंकिंग बुक, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक। कहने का मतलब ये है, इसको अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो जो IRRB होता है, इसका मतलब ये है कि जो बैंकिंग बुक्स होती है, बैंकिंग बुक्स क्या होती है, एसेट लायबिलिटी का लेखा जोखा जहाँ पर मेंटेन किया जाता है वो बैंकिंग बुक कहलाती है। जिसका एक सेपरेट वीडियो भी हमने बनाया है, तो उसको आप लोग देख लें। उसमें आपका बैंकिंग बुक और ट्रेडिंग बुक, क्योंकि जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट के दो भाग होते हैं, एक ट्रेडिंग बुक होता है, दूसरा बैंकिंग बुक होता है। तो इस वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो आई थिंक आप बेटर तरह से समझ जाएंगे कि बैंकिंग बुक क्या होती है। फिर भी यहाँ पर हम थोड़ा देखते हैं कि बैंकिंग बुक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से जो इफेक्ट होता है, जो इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से जो प्रभावित होता है, बैंकिंग फाइनेंशियल कंडीशन जो प्रभावित होती है, उसको ही IRBB कहते हैं। यानी IRBB का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग, कि जो इंटरेस्ट रिस्क है बैंकिंग बुक में, उसका जो इफेक्ट होता है, जो बैंकिंग बुक को प्रभावित करता है, यानी ये रेफर करता है किसको, ये रिस्क को रेफर करता है। ये बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन को प्रभावित करता है, बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन को शो करता है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी, और जो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी है उसको भी ये प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, यानी उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है या उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसको ये किस तरह से प्रभावित करता है। ये प्रभावित करता है, चेंज कर देता है, चेंज होता है क्या, इंटरेस्ट रेट। जब इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है, उस इंटरेस्ट रेट चेंज होने के परिणाम स्वरूप बैंकिंग बुक पर जो प्रभाव पड़ता है, उसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग। यानी जो पड़ने वाला प्रभाव है वो ही क्या है, रिस्क है। यानी कि इंटरेस्ट रेट को जो चेंज होने की वजह से, इंटरेस्ट रेट में जो चेंज आया, इंटरेस्ट रेट में जो चेंज आया, उसकी वजह से जो प्रभाव पड़ने वाला प्रभाव ही क्या कहलाएगा, रिस्क कहलाएगा बैंकिंग बुक के संदर्भ में। दिस रिस्क अराइज फ्रॉम द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट चेंजेस ऑन बैंक्स। ये जो रिस्क है अराइज होता है, कब अराइज होता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस आ जाती है। इसमें दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक आपका होता है नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम का मतलब यह है, नेट इंटरेस्ट इनकम कब होगी, नेट इंटरेस्ट इनकम उन कंडीशनों में होगी जब आपके पास इंटरेस्ट से पैसा ज़्यादा आए और इंटरेस्ट आपको कम देना पड़े। आपको मतलब यहाँ पर बैंक है, जब बैंक मान लीजिए 1000 करोड़ उसने इंटरेस्ट में कमाए और उसने 800 करोड़ रुपए इंटरेस्ट में दे दिए, यानी डिमांड डिपॉजिट जो हमने जमा कराया था, डिपॉजिट जमा कराया था, टर्म डिपॉजिट जमा कराया था बैंक ने, तो उस पर जो उसने पेमेंट किया और जो उसकी असेट्स थी, जैसे जो उसने लोन दिए थे, वेरियस पोर्टफोलियो में जो लोन दिए थे, उससे जो अर्निंग हुई, तो दोनों का जो अंतर है तो वो क्या कहलाता है, इंटरेस्ट रेट इनकम कहलाता है, नेट इंटरेस्ट इनकम कहलाता है, NII कहलाता है। NII का मतलब हुआ कि इंटरेस्ट जो अर्न किया गया है एसेट पे और जो लाइबिलिटी पर पे किया गया है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो नेट इंटरेस्ट इनकम कहलाता है। और ये हो सकता है, ये दो प्रकार का होता है नेट इंटरेस्ट इनकम। वैसे तो 3 प्रकार का होता है, लेकिन हम 2 प्रकार की बात करें, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा, उसकी बात कर लेते हैं। पॉजिटिव जब होगा जब इंटरेस्ट रेट हमें बैंक को मिलता ज़्यादा हो और देना कम पड़े, तो वो पॉजिटिव हो गया। निगेटिव हो गया जब उसको पेमेंट ज़्यादा करना पड़ा और मिलना कम है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब एसेट्स पर प्राप्त होने वाला जो ब्याज है वो ज़्यादा हो और लाइबिलिटी पर देने वाला ब्याज कम है, तो वो पॉजिटिव कहलाता है। और जब लाइबिलिटी पर देने वाला ब्याज ज़्यादा हो और मिलने वाला असेट्स पर जो ब्याज है वो कम हो, तब वो निगेटिव कहलाता है। दूसरा आपका हो गया इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी, कि जो इक्विटी है, बैंक की जो कैपिटल है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है। यानी कहने का मतलब है कैपिटल, यानी कि जो इक्विटी है बैंक की, उस इक्विटी का इकोनॉमिक वैल्यू के बारे में बात करता है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ बैंक फ्यूचर कैश फ्लो, मतलब इसमें ये जानने की कोशिश की जाती है कि जो फ्यूचर में कैश फ्लो होने वाला है उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है। यानी मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए, ये हमको 1 साल बाद मान लो बैंक को मिलेंगे, यानी इतना बैंक में कैश फ्लो होने की संभावना है। और तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू, मान लीजिए प्रेजेंट वैल्यू आज की तारीख में उसकी 900 करोड़ है, ठीक है।
अब ये कहता है इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी से तात्पर्य ये है कि जो वैल्यू 1,000 रुपये 1,000 करोड़ की 1 साल के बाद में है, उसकी जो वैल्यू अभी जो प्रेजेंट में है, मान लीजिए प्रेजेंट में 900 करोड़ रुपए है, तो 900 करोड़ रुपए आज की वैल्यू है, 1 साल की बाद की वैल्यू 1,000 करोड़ है। तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट जो चेंज होगा उसकी वजह से जो इसकी फ्यूचर वैल्यू प्रभावित होगी, किस वजह से? इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से। तो उसी को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी कहते हैं। यानी कि इसके 2 कंपोनेंट होते हैं इंटरेस्ट रेट इन द बैंकिंग बुक्स में, नेट इंटरेस्ट इनकम और दूसरा इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो आई थिंक आप लोग दोनों समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। IRRB जो होता है एक क्रिटिकल रिस्क मैनेजमेंट है। ये एक क्रिटिकल रिस्क मैनेजमेंट है, कंसर्न फॉर बैंक्स। अगर बैंकों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो एक क्रिटिकल रिस्क मैनेजमेंट है और ये कई एक चीज़ों को ये प्रभावित करता है। जैसे कि ये प्रॉफिटेबिलिटी को प्रभावित करता है। मान लीजिए कि जैसे अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया था कि 1,000 करोड़ रुपए है, 1 साल बाद इसकी वैल्यू है, आज की डेट में उसकी 9 करोड़ वैल्यू है। मान लीजिए ब्याज में बहुत ज़्यादा ब्याज बढ़ गया, तब तो जो बैंक को लेने वाला है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, तब तो बैंक के लिए प्रॉफिट है। अगर वो रेट डाउन हो गया तो बैंक के लिए क्या है? लॉस है। तो जो लॉस है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या होगी? प्रभावित होगी। इसी तरह से कैपिटल एडिक्वेसी का भी प्रॉब्लम होगा। कैपिटल एडिक्वेसी का मतलब जो आप लोगों ने बेसल 3 में पढ़ा होगा या बेसल 2 में पढ़ा होगा, तो उसमें एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पर जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है उसी से संदर्भ है कि कैपिटल की एडिक्वेसी भी प्रभावित होगी। वो कैसे प्रभावित होगी कि मान लीजिए 1,000 करोड़ में 1 साल बाद मिलना था, अब ब्याज दर मान लीजिए डाउन हो गई, जो बैंक को लेने वाला था असेट्स पे, तो ये मान लीजिए 950 करोड़ ही मिल रही है। तो जो कैपिटल एडिक्वेसी है उसमें 50 करोड़ का जो प्रोविज़न है तो उसको आपको देखना पड़ेगा। या मान लीजिए 1,000 करोड़ की जगह पे 1,100 हो गया, तब उसमें जो है उसका जो प्रोविज़न है तो वो प्रभावित हो जाएगा। तो इस तरह से कैपिटल एडिक्वेसी भी प्रभावित होगी। लिक्विडिटी भी प्रभावित होगी। भाई बैंक ने तो कहा था कि 1,000 करोड़ रुपए देंगे हम आपको 1 साल के बाद में, लेकिन ब्याज ज़्यादा हो गया तो हो सकता है 1,100 करोड़ देना पड़ जाए। तो इससे क्या हो गया? उसकी लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आएगी और रेपुटेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि जब लिक्विडिटी रिस्क आता है बैंकिंग में, जब बैंकिंग में लिक्विडिटी रिस्क आता है, जब बैंकिंग में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो इन दैट टाइम क्या होता है? रेपुटेशन ऑटोमेटिकली इसमें इनहेरेंट होता है, मतलब एम्बेडेड रिस्क राइज हो जाता है, यानी रेपुटेशन भी लॉस होती है कि भाई 1,000 करोड़ 1 साल बाद देने थे, लेकिन बैंक 1 साल बाद करे नहीं, भाई ऐसा करो आप इसको रिन्यूअल कर लो या कुछ दिनों के लिए मेरे पास होल्ड कर दो, अभी आप 900 करोड़ ले लो। तो फिर वो क्या करेगा? वो जाकर के अन्य लोगों के पास में जाएगा और बोलेगा। इस तरह से क्या होगा कि बैंकिंग के विभिन्न कंपोनेंट्स को ये प्रभावित करेगा। जैसे प्रॉफिटेबिलिटी हो गई, कैपिटल एडिक्वेसी हो गई, लिक्विडिटी हो गई, रेपुटेशन हो गई। आइए अब आगे देख लेते हैं कि बैंक आईआरआरबी को कैसे मैनेज करता है यूजिंग वेरियस टेक्निक को। यानी जो नीचे फॉलोइंग तकनीकियाँ दी गई हैं, उन तकनीकियों के माध्यम से बैंक अपने आईआरआरबी को यानी इंटरेस्ट रेट रिस्क को किस तरह से मैनेज करता है उसको देखते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क मॉडलिंग, ये क्या करता है कि जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है उसको मॉडलिंग करके, ठीक है। मॉडलिंग कई एक तरह से हो सकती है, है ना। नेक्स्ट है गैप एनालिसिस करके कि जो लायबिलिटी और एसेट्स के बीच में जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें जो गैप आ रहा है, यानी एसेट लायबिलिटी के बीच में जो गैप है उसकी मिसमैच उससे की वजह से आ रहा है, तो उसके एनालिसिस से करने से हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ड्यूरेशन एनालिसिस कर लेते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ड्यूरेशन एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन। अगर नहीं पढ़ा तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जा करके इस चीज़ को आप जरूर देख लें। हेजिंग यूजिंग डेरिवेटिव्स की हेजिंग से रिलेटेड, हेजिंग का मतलब होता है रिस्क को कम करना, जिससे रिस्क कम हो जाता है उसकी हेजिंग करते हैं। हेजिंग विभिन्न डेरिवेटिव से होते हैं, जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑप्शन हो गया, स्वाइप हो गया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये सब क्या है? डेरिवेटिव्स हैं जो क्या करते हैं? रिस्क को हेज करते हैं। भाई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्यों करा जाएगा? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्यों होगा? इसलिए होगा कि एक पार्टी को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस डाउन ना हो जाए, दूसरी पार्टी को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस अप ना हो जाए, इसीलिए तो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट में करते हैं, है ना।
तो विभिन्न डेरिवेटिव का यूज करके भी रिस्क को हेज किया जा सकता है, रिस्क को कम किया जा सकता है, और एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट करके भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि मेन गोल ऑफ IRRB मैनेजमेंट। मेन इसका ओवरऑल अभी तक हमने जो समझा कि जो इंटरेस्ट रेट रिस्क ऑन बैंकिंग इन द बैंकिंग बुक, इसका जो मेन गोल होता है, मेन उद्देश्य होता है, वो क्या होता है, आइडेंटिफाई करता है। क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है, मेजर करता है। आइडेंटिफाई करेगा तभी तो फिर इसको मेजर करेगा, और जब मेजर करेगा तभी फिर इसको मॉनिटर करेगा, मॉनिटर करेगा तभी फिर इसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, आइडेंटिफाई करेगा सबसे पहले, फिर मेजर करेगा, फिर मॉनिटर करेगा, फिर जो मॉनिटर हो रहा है सही से नहीं हो रहा है इसको फिर कंट्रोल करेगा। ये IRRB का जो है मेन उद्देश्य है। बैंक रिस्क एक्सपोजर रिमेन्स विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट, कि जो बैंक का रिस्क एक्सपोजर है ये एक एक्सेप्टेबल लिमिट तक इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। एंड अलाइन इट इज विद द ओवरऑल रिस्क एपिटाइट एंड बिजनेस स्ट्रेटजी। मतलब ये क्या करता है, एक एक्सेप्टेबल लेवल तक ही रिस्क को एक्सेप्ट करता है। अगर उसके बियॉन्ड जाने लगता है तब फिर वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आइए देखते हैं कि ब्याज दर जो है इंटरेस्ट रेट रिस्क को बैंकिंग बुक में नियंत्रित करने वाली संस्थाएं, यानी IRRB को कौन सी संस्थाएं हैं जो नियंत्रित करती हैं, जो रेगुलेट करती हैं, जो कंट्रोल करती हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क को जो बैंकिंग बुक में है, उसको कौन कौन सी संस्थाएं कंट्रोल करती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए RBI है। RBI कंट्रोल कैसे करती है? RBI क्या करती है कि बैंकिंग सिस्टम में को नियंत्रित करती है, आप लोगों को पता है, और इंटरेस्ट रेट जोखिम को प्रोहिबिटेड करने के दिशा निर्देश जारी करती है कि किस तरह से इंटरेस्ट रेट रिस्क को कंट्रोल किया जाए। बेसल कमेटी भी इस पर अपना मत देती है, और बेसल कमेटी भी ऐसे दिशा निर्देश जारी करती है जिससे रिस्क को मिटिगेट किया जा सके, रिस्क को कंट्रोल किया जा सके। और एक आपका होता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमीशन। इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमीशन ये भी क्या करता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये सिक्योरिटी और डेरिवेटिव्स को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी आयोग जो है, कमीशन है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमीशन जो है वो क्या करता है, इंटरनेशनल लेवल पर डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटीज को नियंत्रित करता है, जिससे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क को प्रबंधित करता है, प्रबंधित करने के दिशा निर्देश जारी करता है। यहाँ पर एक प्रतिबंधित वर्ड है। प्रतिबंधित का मतलब है प्रतिबंधित नहीं है, ये प्रबंधित है। प्रबंधित का मतलब होता है उसको मैनेज करता, उसका मैनेजमेंट करता है। ठीक है, RBI क्या करती है, दिशा निर्देश जारी करती है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क को प्रॉपर तरह से मैनेज किया जाए। बेसल कमेटी भी ने कुछ मानक और दिशा निर्देश जारी करके कहा है कि इंटरेस्ट रेट को प्रॉपर मेंटेन किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी आयोग है वो भी क्या करता है, ये सिक्योरिटीज और डेरिवेटिव्स को नियंत्रित करता है और ब्याज दर जोखिम को प्रतिबंधित करने के दिशा निर्देश जारी करता है। बैंकिंग नियमन और समन्वय विभाग एक बैंकिंग रेगुलेटर एंड कोऑर्डिनेशन विभाग है, बैंकिंग रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट है। वो भी क्या करता है, ये बात करते हैं हम भारत की, तो ये क्या है, ये RBI का ही एक हम मान सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जिस तरह से RBI कोऑर्डिनेट करता है बैंकों के साथ में, उसी तरह से एक बैंकिंग रेगुलेटर और जो कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट है वो भारत में बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है और ब्याज दर इंटरेस्ट रेट जोखिम को सही तरह से मैनेज करने के दिशा निर्देश जारी करता है। बैंकिंग नियमन एंड समन्वय विभाग यानी बैंकिंग रेगुलेटरी एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट। क्योंकि कभी कभी याद आता है कि RRB को कौन रेगुलेट करता है, तो इसमें आपका RBI हो गया, बेसल हो गया, इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमीशन हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट हो गया, बैंकिंग नियमन एवं समन्वय विभाग हो गया, नाबार्ड हो गया। नाबार्ड भी क्या करता है कि ये भारत में
नाबार्ड क्या करता है, ये भारत में कृषि और ग्रामीण विकास को वित्त प्रदान करने वाली बैंकिंग संस्थानों को नियंत्रित करता है। यानी कि जो नाबार्ड है, नाबार्ड का एक कार्य है कि जो गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि इत्यादि के लिए जो लोन दिए जाते हैं, ऋण दिए जाते हैं, उन ऋण देने वाली संस्थाओं को ये नियंत्रित करता है और जो इंटरेस्ट रेट जोखिम को प्रबंधित करने की दिशा निर्देश जारी करता है। नाबार्ड भी क्या करता है कि ये मतलब ऐसे दिशा निर्देश जारी करता है और कहता है कि जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है उसको कंट्रोल किया जाए। इन सभी संस्थाओं का उद्देश्य ये है। अब अगर नटसेल में बात करें तो इन सभी संस्थाओं का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य है कि बैंकिंग सिस्टम में इंटरेस्ट रेट रिस्क को मतलब प्रॉपर तरह से क्या किया जाए, प्रतिबंधित किया जाए और बैंकिंग संस्थानों को स्थिर किया जाए। 12 रोल ऑफ IRB। अब हम बात करेंगे कि जो इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक है, इसके 12 रोल कौन कौन से 12 रोल ये अदा करता है। तो आइए हम देख लेते हैं। रिस्क असेसमेंट में अपना रोल अदा करता है, रिस्क मैनेजमेंट में अपना रोल अदा करता है। नहीं, रिस्क को असेस करेंगे तभी तो मैनेजमेंट करेंगे। और एक रेगुलेटरी कंप्लायंस करेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जो फाइनेंशियल स्थिरता क्या है उसको कंट्रोल करेगा, डिसीजन मेकिंग की बात करता है, रिस्क रिटर्न मैनेजमेंट की बात करता है, बैलेंस शीट मैनेजमेंट की बात करता है और एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट की बात करता है, फंडिंग एंड लिक्विडिटी की बात करता है, कैपिटल एडिक्वेसी की बात करता है, स्ट्रेस टेस्टिंग की बात करता है, डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी की बात करता है। कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट इन बैंकिंग बुक में जो है, इंटरेस्ट रेट रिस्क इन बैंकिंग बुक जो है, तो वो उसके क्या होते हैं, कई एक रोल हैं, इसके कई एक रोल हैं, यानी इसके कई एक उद्देश्य हैं जिनकी वजह से इसको लाया गया। तो इसमें सबसे पहले आप देख लेते हैं रिस्क असेसमेंट। IRB हेल्प द बैंक्स असेस द इंटरेस्ट रेट रिस्क। IRB जो है ये बैंकों की मदद करता है रिस्क इंटरेस्ट रेट रिस्क को असेस करने के लिए। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो IRB ये बैंकों को हेल्प करता है, बैंकों को हेल्प करता है डेवलप करने के लिए, किसके स्ट्रेटजी मतलब रणनीति बनाने के लिए, रणनीति का विकास करने के लिए और उसको मेजर करने के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है, उसको मैनेज करने के लिए रणनीति का विकास करता है। रिस्क मैनेजमेंट क्या करता है? रिस्क मैनेजमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक जो है IRRB है, वो हेल्प करता है रिस्क मैनेजमेंट करवाने में और जो उसकी रणनीतियाँ हैं उन रणनीतियों का विकास करने में। रेगुलेटरी कंप्लायंस की अगर बात करें तो IRB जो होता है हेल्प करता है बैंक्स कॉमनली विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इन रेगुलेटरी कंप्लायंस। IRB क्या है, एक रेगुलेटरी कंप्लायंस में भी अपना योगदान देता है, जैसे कि बेसल कमेटी गाइडलाइन। बेसल कमेटी गाइडलाइन यानी अगर बेसल भी अगर कोई गाइडलाइन बना रही है, दिशा निर्देश बना रही है, तो वो भी पहले उस पर रणनीति बनाता होगा, देखता होगा कि इसका बैंकिंग सेक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक इफेक्ट पड़ेगा या सही पड़ेगा या गलत पड़ेगा, तो उसको पहले कुछ ना कुछ तो उसको असेसमेंट करता होगा ना। तो उसमें भी ये जो IRB है वो मदद करता है, हेल्प करता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो IRB जो है बैंकों की हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए। क्या मेंटेन करने के लिए? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो वित्तीय स्थिरता है। वित्तीय स्थिरता मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि लिक्विडिटी का क्रंच ना आए, लिक्विडिटी मिसमैच ना हो, लिक्विडिटी गैप में प्रॉब्लम ना हो, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट प्रॉपर तरह से हो। डिसीजन मेकिंग IRB है वो डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। अब जैसे मान लीजिए कि रिस्क बहुत ज़्यादा है या रिस्क कम है, तो उसी के अनुसार क्या होगा, जो रेगुलेटर है वो डिसीजन लेगा। डिसीजन मेकिंग IRB हेल्प बैंक मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट इंटरेस्ट रेट। रिस्क रिटर्न मैनेजमेंट क्या होता है? IRB हेल्प करता है बैंकों के लिए मैनेज करने के लिए रिस्क रिटर्न रेट। मतलब जो IRB होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक्स जो होता है, वो रिस्क रिटर्न जो ट्रेड ऑफ जो रिस्क रिटर्न है उसको भी मैनेज करता है।
बैलेंस शीट मैनेजमेंट, और ये क्या करता है, हेल्प करता है बैंकों को मैनेज करने के लिए। यानी आईआरबी क्या करता है, हेल्प करता है किसकी, बैंकों की, देयर बैलेंस शीट एक्सपोजर टू इंटरेस्ट रेट रिस्क, कि जो बैंक बैलेंस शीट है उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क कितना है और इंटरेस्ट रेट रिस्क से बैलेंस शीट मैनेजमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारा कुछ कौन बताता है, आईआरबी बताता है। नेक्स्ट आपका है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। ये एसेट लायबिलिटीज मैनेजमेंट में भी अपना योगदान देता है। आईआरबी हेल्प करता है बैंकों की किस लिए, मैनेज करने के लिए, देयर एसेट लायबिलिटी मिसमैच, जो एसेट लायबिलिटी का मिसमैच होता है उसको मैनेज करने में मदद करता है। फंडिंग एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट, कभी कभी क्या होता है कि फंडिंग एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आईआरबी क्या करता है, हेल्प करता है किसकी, बैंकों की मैनेज करने के लिए। तो क्या मैनेज करने के लिए, फंडिंग एंड लिक्विडिटी रिस्क रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट चेंजिंग, कि जो इंटरेस्ट रेट चेंज होता है उसकी वजह से जो फंडिंग और लिक्विडिटी रिस्क अराइज होता है, और इंटरेस्ट रेट चेंज होने से फंडिंग या लिक्विडिटी रिस्क कैसे अराइज होगा, बिल्कुल होगा। जैसे हमने एक 1,000 रुपये का एग्जाम्पल लिया था, अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट अभी उसमें 5% है, अगर वो मान लीजिए 10% हो जाए तो इंटरेस्ट रेट क्या हुआ, चेंज हुआ। जब इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ तब 10% हुआ, तब इसका मतलब तो 1100 करोड़ की जरूरत पड़ेगी, यानी 100 करोड़ एक्स्ट्रा, है ना। तो इससे क्या होगा, लिक्विडिटी रिस्क राइज हो गया, फंडिंग रिस्क राइज हो गया, है ना। नेक्स्ट कैपिटल एडिक्यूसी, आईआरबी हेल्प करता है बैंकों को मेंटेन करने के लिए क्या, कि वो पर्याप्त रूप में कैपिटल को मेंटेन करके रखे टू कवर इंटरेस्ट रेट रिस्क। कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क से जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, होगी भविष्य में, तो उसको कम से कम इतनी कैपिटल एडिक्यूसी, इतनी पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए ताकि वो इंटरेस्ट रेट जो रिस्क अराइज हुआ है उसको वो ऑब्जर्व कर सके। जैसे कि अभी हमने बताया कि 1,000 रुपये की जगह पे वो 1100 करोड़ हो गया, तो जो 100 करोड़ रुपये आगे हुआ, जो 100 करोड़ ज़्यादा हुआ, तो 100 करोड़ को ऑब्जर्व करने की, मतलब 100 करोड़ की कैपिटल पर्याप्त मात्रा में एक्स्ट्रा होनी चाहिए, इसको भी ये मैनेज करता है। स्ट्रेस टेस्टिंग है उसको भी आईआरबी हेल्प करता है, कंडक्ट करवाता है स्ट्रेस टेस्ट को, ठीक है, कि इंटरेस्ट रेट रिस्क, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये बैंक जो आईआरबी है हेल्प करता है बैंकों को, कंडक्ट करवाता है स्ट्रेस टेस्ट टू असेस इंटरेस्ट रेट रिस्क, कि जो इंटरेस्ट रेट जो रिस्क है उसको उसके असेसमेंट के लिए स्ट्रेस टेस्ट को भी ये कंडक्ट कराता है। डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, तो जो आईआरबी है इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है बैंक्स को, किस लिए हेल्प करता है, डिस्क्लोजर के लिए और ट्रांसपेरेंसी के लिए। रिपोर्ट इंटरेस्ट रेट रिस्क टू द स्टेक होल्डर, मतलब जो डिस्क्लोजर है या ट्रांसपेरेंसी है, जैसे कि आपका जो पिलर फर्स्ट है उस पर मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड है, पिलर सेकंड जो बेसल का है उसमें आपका एसआरपी है, और तीसरा जो आपका पिलर है, तीसरा पिलर कहता है मार्केट डिस्क्लोजर या मार्केट डिसिप्लिन होना जरूरी है। और उसके तहत क्या होता है कि प्रत्येक बैंक को अपनी बैलेंस शीट को डिस्क्लोज करना होता है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना हानि हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, इस सारा का सारा, या कौन सा रिस्क इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व इंटरफेयर कर रहा है प्रॉफिटेबिलिटी में, तो उसको वो स्टेक होल्डर्स हैं जो इक्विटी होल्डर हैं, उन इक्विटी होल्डरों को, उन शेयर होल्डर्स को क्या करता है, एक ट्रांसपेरेंसी और एक डिस्क्लोजर प्रदान करता है। यानी कि हम नटसेल में अगर बात करें तो जो आईआरबी है इंटरेस्ट रेट रिस्क इन बैंकिंग बुक जो है, इसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है हेल्प करने के लिए बैंकिंग में, मतलब बैंकों के लिए इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है इंटरेस्ट रेट रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, और मेक इन्फॉर्म द डिसीजन और डिसीजन को इन्फॉर्म करने के लिए, सूचित करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें।